नवीन और आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ थिएटर से है और अब वो टीवी और फिल्म की तरफ चले गए हैं, तो हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिससे हम उन आर्टिस्ट के बारे में उनके साथ बैठ के जानेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और वो अपना ये सफ़र उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए और वो उसको एंजॉय करते हैं कि नहीं। तो आज हमारे साथ है जो कि थिएटर और टीवी के और अब फिल्म के भी बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे हैं, अकबर इस्लाम साहब, और जिनको आपने बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में ड्रामों में देखा है, जिसमें उडारी है, बंद खिड़कियां है, मेरा दिल मेरा दुश्मन है, नन्ही है और इसी तरह के और बहुत से प्लेस जिसमें आप उनको देखते रहे हैं। और अब उनकी बहुत सारी फिल्म्स भी कुछ आने वाली हैं, कुछ आ गई हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आइए आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं थोड़ी तस्दीक कर दूँ कि आपने इतनी सारी तारीफ़ें कर दी। मैं थिएटर का एक अदना सा अदाकार हूँ और सीखने के अमल में हूँ। और ज़ाहिर है कि सीखने के अमल में जब आदमी थोड़ा सा एक दो स्टेप ऊपर चढ़ता है तो फिर दूसरे मौके मिलना शुरू होते हैं। तो उसके बाद टीवी मिला और अल्लाह का शुक्र है कि फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं अदाकार बहुत छोटा हूँ। अरे नहीं, हमारे लिए तो आप बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत बड़े अदाकार हैं और जितना आपका काम है माशाल्लाह, आपने थिएटर पे भी बहुत काम किया है। थिएटर में आपने ज़ियाउद्दीन साहब के साथ, राहत तालवी के साथ और कितने और आर्टिस्ट हैं, तलत हुसैन साहब हैं, खालिद अहमद साहब हैं और बहुत सारी और प्रोडक्शंस आपने की हैं और माशाल्लाह बहुत आप करते जा रहे हैं। आपने शेक्सपियर के खेल किए, आगा हशर के खेल किए जिसकी लैंग्वेज ही इतनी मुश्किल होती है, लेकिन आपकी जो अदाकारी है वो तो हमारे लिए एक ट्रीट है। तो मेरे ख्याल मेरा और आपका सफ़र साथ ही शुरू हुआ। तो आपको पता है कि ये जो भी कुछ आज हम हैं उसके पीछे इन्हीं जिन नामों का आपने जिक्र किया, उन्हीं का सदका है सारा, उनकी सोहबत का असर है, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश है। और मुझे नहीं लगता कि हम अल्लाह करे कि उन जैसा नाम पा लें, लेकिन बहुत मुश्किल है ये सब कुछ। लेकिन ये उनके तुफ़ैल है सब कुछ, ये उनकी सोहबत का असर है कि आज हम अगर थोड़ा सा भी कोई काम कर सकते हैं, जो भी अच्छाई है वो उन लोगों की वजह से है, वरना हम तो किसी काबिल नहीं है। अच्छा ये बताइए ना, हमने क्योंकि नेपा से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, आपने भी मैंने भी, तो वो बताइए ना जो पहला ऑडिशन आपका यहाँ हुआ था, कितना दिल धड़क रहा था? बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। मुझे तो मैंने ख़ुद से तो फॉर्म वगैरह भी नहीं लिया, कुछ नहीं किया। मैं उस ज़माने में जॉब किया करता था प्रिंटिंग प्रेस में, तो वहाँ पर जो मेरे पास साहब काम करते थे उन्हें पता था कि मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, तो वो मेरे लिए फॉर्म ले आए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए फॉर्म लाया, उससे फिल्म भी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आपको जाके ऑडिशन देना है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई कर लेते। उसने आके मुझे कहा कि ये ऑडिशन की आपकी डेट आई और ये उन्होंने कहा है कि ये याद कर दिया स्क्रिप्ट है। मुझे वो स्क्रिप्ट दिया और जब मुझे पता लगा कि वो शायद जब मुझे जब इतना फोर्स किया उसने, तो मैंने जानने की कोशिश की कि कौन सी जगह है, क्या है, तो पता लगा कि वो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से कोई इदारा बन रहा है और ज़िया मोइनुद्दीन साहब उसके चेयरमैन हैं और फैकल्टी में राहत काज़मी, तलत हुसैन, खालिद अहमद, अरशद महमूद, अंजुम अयाज और उस वक्त वो मोहसिन शराजी साहब भी थे, डॉक्टर अहमद सज्जाद, कहीं मैं कुछ भूल ना रहा हूँ किसी का नाम। तो इतने सारे लोगों के नाम सुनकर मैं वैसे वाकिफ़ था इन सब से, तो एक अजीब सा खौफ सा भी था दिल में, लेकिन मैंने कहा ट्राई करेंगे। और मैंने फिर ऑडिशन याद किया और जो नेपा की अब तक की रवायत है कि दो चीज़ें याद करनी होती हैं, एक तो नेपा जो मोनोलॉग देता है वो याद करना होता है, दूसरा जो है वो अपनी तरफ से कोई तैयार करना होता है। तो वो एक बड़ा मरहला था कि वो क्या किया जाए। तो बहुत भाग दौड़ के बाद फिर मैं गया और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक फ़िल्म देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी आमिर खान की, तो उसका एक जाके फ़िल्म किराए पर लेकर आया, उसे उसमें से वो डायलॉग्स निकाले, उसे लिखा, फिर उसे याद किया। अच्छा। और दूसरे दिन जब ऑडिशन के लिए आया मैं, वो पूरी रात सोया नहीं, सारी रात लगा रहा। वो अगले दिन जब ऑडिशन के लिए आया तो पहला ऑडिशन जो दिया वो नेपा ने जो मोनोलॉग दिया था वो अकबर बादशाह का था, उसमें से अनारकली का हिस्सा,
वो मैंने आकर सुनाया तो ज़िया साहब ने पहले पर ही कहा बस ठीक है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए आप। अरे वाह। आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, मैं खुश हो गया। अंदाज़ा हो गया था मुझे कि काम हो चुका है। सही। लेकिन ये नहीं पता था कि बाद में पिद्दियाँ कितनी लगी हैं। हाँ। उसके बाद जब क्लासें शुरू हुई तो उस ज़माने में तो हमें जो है वो सुबह 10 बजे आते थे, शाम को 6 बजे तक मुसलसल क्लासेस होती थी, इतवार की भी छुट्टी नहीं होती थी, बीच में लंच का थोड़ा सा वक्त मिलता था और लगातार क्लासें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वो शुरू में ही जो हमारी जो एक लॉट आई थी पूरी, उसमें से आधे तो उसी वक्त छट गए थे, पहले महीने में छट गए। और फिर जब हम पास आउट हुए तो उस वक्त आपको भी याद है कि हम लोग सिर्फ 13 लोग बचे थे और खूब पिद्दियाँ लगी, बहुत तजुर्बे हुए हम पर। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि एक सिस्टम बन गया, हम पर तजुर्बात तो हुए, हम तो वो वाले चूहे हैं जिनमें इंजेक्शन लगा के चेक करते हैं। उसके बाद फिर एक सिस्टम बन गया, हर चीज़ उस वक्त तय हो गई कि क्या करना है, किस तरह से लेकर चलना है और क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो वो उसके हिसाब से, और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का कि आज मैं इसका हिस्सा हूँ, नेपाल से मुंसलिक हूँ और इंशाल्लाह ताहयात रहूँगा। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा, जितने भी नए लोग मुझे मिलते हैं और पूछते हैं इसके बारे में, मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आपका ख्वाब शोबिज़ है तो फिर पाकिस्तान में नेपाल से अच्छी कोई जगह नहीं। बिल्कुल ज़बरदस्त। वहाँ पर आप आएँ, आपके ख्वाब पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आपके लिए सीढ़ियाँ बनती चली जाएंगी। आज हम सब जो भी कुछ है ना वो नेपाल की वजह से। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ, हम पे तजर्बे हुए, लेकिन वो तजर्बे इतने अच्छे तो हुए कि हमने कुछ ज़्यादा ही सीख लिया। हमने कुछ ज़्यादा सीख लिया वाकई। वो उस वक्त तो आपको याद होगा कि 2 साल का करें या 3 साल का कोर्स करें या 4 साल का करें या क्या करें, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अकेडमीज़ के रेफरेंस लेकर बैठते थे कि क्या करें क्या करें। लेकिन इस चक्कर में हम लोगों ने बहुत सीखा और उन लोगों से सीखा कि जिनके नाम सुनने को आज लोग तरसते हैं, जिनसे मिलने को तरसते हैं, हमने डायरेक्ट उन लोगों से सीखा। बिल्कुल, ये तो हमारी खुशनसीबी है। और एक और भी मुझे बात पूछनी थी, जैसे सबसे पहले जिससे भी पूछा जाए तो वो कहता है मुझे तो बचपन से शौक था, तो क्या आपको भी बचपन से शौक था? मुझे बचपन से पहले से शौक था। अल्लाह। असल में ये मेरी नाक थोड़ी सी लंबी है ना, ज़्यादा लंबी है। तो मैं जब छोटा था उस वक्त से लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, उस ज़माने में नदीम साहब का उर्दूज था जी, फिल्म स्टार्ट हुई तो लोगों ने कहना ये तो नदीम है। अरे वाह। तो बचपन से जब मैं ज़रा सा होश संभाला, लोगों ने नदीम नदीम कहना शुरू किया, तो फिर मैंने कटिंग उस तरह की लेनी शुरू कर दी, बाल उस तरह के। उनकी कोई फिल्म आती थी, जो कपड़े वो पहनते थे वही कपड़े सिलवाया करता था। अच्छा। वो हाँ, एक दो फिल्में देखी तो वो शॉल रखे और कुर्ता पजामा पहन कर घूमते थे और मैं तेरे अजनबी शहर में घूमता फिर रहा हूँ, पीछे मुझको आवाज़ दे, तो वो बनाकर हुलिया और घूमा करता था। अरे इस हद तक मैं दीवाना था उनका। और मैं अक्सर जो है ना वो लेटा हुआ या बैठा हुआ सोचा करता था कि इस पर नदीम साहब क्या कर रहे हैं। वाह। मुझे नदीम फोबिया था। अच्छा। उसकी वजह से शीशे के सामने खड़े होकर भी मैं नदीम साहब के डायलॉग्स बोल रहा हूँ और अजीब सा उनका एक स्टाइल था ख़ास। तो हालांकि वो बात करते हुए जुमले उमले बोलते हुए वो गर्दन को थोड़ा सा यूँ कर दिया करते, तो मैं यूँ करता था कि तुझे क्या हो जाता है? मैं कहता बस नदीम हो जाता है। इत्तेफाक से जब यहाँ पर मैं सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था, तो खालिद साहब ने मुझे एक दिन कहा कि क्लास के बाद क्या करोगे? मैंने कहा खालिद साहब मैं कुछ नहीं, खाली को। कहने लगे कि मेरे साथ चलो। मुझे कहाँ जाना है? चलो तो सही। मुझे ले गए, वो गाड़ी में बिठाया उन्होंने और हम लोग न्यू कराची की तरफ कोई फैक्ट्री थी, हम वहाँ चले गए। अच्छा। तो वो जो माहौल देखा मैंने तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर शूट हो रही है। अच्छा, शूट हो रही है। उसके बाद खालिद साहब ने कहा कि एक सीन करना है तुम्हें। अच्छा। खालिद साहब मैं कैसे, मुझे सीन मैं तो टीवी कैसे मैं करूँ? अरे तुम कर। अच्छा वो कहाँ है? मैं तो उसी वक्त उन्होंने कहा भाई उसको बताया, वहाँ गए। अच्छा मैंने जीन्स पहनी हुई थी, रात में जीन्स पहनता हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन कैरेक्टर तो ऐसा है, जीन्स नहीं चलेगी इसमें। तो कहा भाई इनकी जिसामत का कोई आदमी पकड़ के लाओ। तो जो लोकेशंस वगैरह अरेंज करवाते हैं साहब, उनका नाम मुझे याद है, इश्तियाक साहब उनका नाम था। तो उन्हें बुलाया गया, वो उनकी जिसामत मेरी तरह की थी। उनसे कहा पैंट उतारो। तो सर क्या कहते पैंट उतारो, आप अपनी पैंट दें उसे। हम दोनों ने पैंट एक्सचेंज की। उसके बाद मैंने उसकी ड्रेस पैंट पहनी और मुझे एक काला कोट दिया गया
और कहा कि अब आपका ये सीन है, ये पढ़ लें। अब मैं सीन पढ़ रहा हूँ, उसमें एक वकील का कैरेक्टर है और मैं पढ़ रहा हूँ कि वो धमकी दे रहा है, ये कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सर ये सामने कौन है? फिर तू अपना याद तो कर लो, देख तो लो, फिर मैं लाइन्स करवाता हूँ। अंजुम शहजाद डायरेक्टर थे, खालिद साहब उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा। और उसका नाम था दिले नादा। सही। दरवाज़ा खोल के जब मुझे कमरे में लेकर गए तो सामने नदीम साहब बैठे। ओह माय गॉड। मैं सुन, बिल्कुल सुन, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, किस दुनिया में हूँ। मेरे आंखों से पानी बह रहा है, कान मेरे लाल हो गए, अजीब हालत, दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। अब मैंने कहा ये इनके साथ सीन करें। मैंने कहा सर 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 कहते हैं हमारे साथ बैठो बैठो। अच्छा। नहीं नहीं, कहते हैं बैठो बैठो, लाइन्स करते हैं। तो मैं कैसे इनके साथ हमारे साथ देखा, कलाकार बनने आए हो, क्या कर रहे हो? तो सर ये नदीम साहब। उन्होंने कहा अच्छा रिलैक्स। नदीम साहब ने कहा छोड़ दे इन्हें। नदीम साहब ने मुझे कहा बैठो साहब, क्या हुआ, खैरियत? मैंने कहा आपकी वजह से जो है मैं आज यहाँ हूँ और ये सब मैंने आपको देखते कर सब कुछ किया है और जो है ना मैं मुझे आपसे गिला है कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ये कर दिया। वो बेचारे खड़े हो गए, उठकर मुझे गले लगाया और फिर मुझे उन्होंने कहा कि बेटा बहुत कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह, तुम लगे रहो और अब जो कुछ हुआ है उस पर मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन उन लोगों का कसूर है जिन्होंने तुम्हारे जहन में सब कुछ बिठा दिया। वो सीन हमने किया किसी तरीके से और अच्छा हो गया था। और उसके बाद फिर समझिए कि वही मेरा एक डेब्यू था और नदीम साहब ने जो है बहुत दिलासा दिया। राजो वक्त बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरी तरह के एक इंसान हैं। मुझे बहुत हौसला मिला और मेरे ख्याल में जो मेरी बहुत सारी बंदिशें थीं वो उस वक्त टूटी। थोड़ा सा मैं जो है हकीकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ जी। उस वक्त तक तो वो बुतों के साथ रह रहा था। फिर जब नापा आया आकर ये सब कुछ हादसा चलता रहा तो फिर आहिस्ता 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 बुत गिरते गए और फिर वो थोड़ा सा जो कर सकता था वो करने का जज्बा पैदा होता गया, हिम्मत आती गई और फिर ज़िया साहब की सरपरस्ती में तो मेरे ख्याल गूंगे भी बोलना शुरू कर दिया। ये तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग वाकया सुनाया, ये हमने पहले नहीं सुना था और ये इंस्पिरेशन थी ना आपकी उनके साथ और कैसे आप वहाँ तक पहुँच गए। जो तो वही वाली बात है कि जब इंसान चाहता है जो वो मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पर आने के बाद राहत साहब जाहिर है हमारे बहुत फेवरेट हुआ करते थे। जब उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो वही कि वो बातें करते थे, हम तो देखते थे, सिर्फ देखते थे उन्हें। तो 3 महीने तो इसी में गुजरे। उसके बाद पता लगा कि कुछ काम भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है। और फिर वो भी बड़े प्यार से यहाँ पर सब लोगों ने जिस प्यार से सबको संभाला और अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। बिल्कुल, और हमने तो ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया उसका। और हमें आज भी अपनी पहलोटी की औलाद की तरह से प्यार करते हैं। अच्छा, तो इससे पहले आप जब नेपा आने से पहले आपने कोई टीवी प्रोग्राम नहीं किया था या थिएटर नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। हाँ, इतना ज़रूर था कि फिल्म स्टूडियोज़ वगैरह में जाना आना रहा था। अच्छा। उसकी वजह यह थी कि मेरे वालिद साहब पेंटर, तो फिल्मों की होर्डिंग्स वगैरह जो है वो बनाया करते थे। अच्छा। तो वो अक्सर हमें फिल्म दिखाने भी ले जाया करते थे और उसकी वजह से जो मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा काम किया करते थे। उस ज़माने में बहुत माना जाता था। कुछ नाम ऐसे थे जिनको हर अदाकार की ख्वाहिश होती थी कि वो पोस्टर उनके हाथ का बने। जैसे प्रिंट जो पोस्टर होकर आया करता था वो एस खान एक नाम होता था, सब उनसे वो काम करवाते थे और कहते थे एस खान ने बना दिया पोस्टर तो फिल्म हिट है। इस तरीके से जो फिल्म की होर्डिंग्स लगती थी, कट लगते थे, बड़ा बड़ा घोड़े पर अगर बैठा है कोई तो घोड़ा उछल रहा है और कट लगा हुआ है बहुत बड़ा सारा सिनेमा पर। तो वो जो है मेरे वाले साहब उनकी पेंटिंग किया करते थे, वो बनाया करते थे। तो बड़ा उस वक्त नाम था एक M.M के नाम से मुस्तफ़ा मिर्ज़ा और एक था इकबाल साहब थे एक, वो यहीं गोल्डन सिनेमा और एक दूसरे नाज सिनेमा के पीछे उनके स्टूडियोज़ थे और वहाँ ये काम होता था। तो जब भी कोई नई फिल्म रिलीज़ होती थी तो अदाकार खुद अपने पोस्टर्स देखने के लिए आते थे। तो उस वक्त मैं उन्हें देखा करता था जब दूर से कि ये किस तरह की, और एक ख्वाहिश होती थी कि छू कर देखें इन्हें, कुछ करें, लेकिन वो तो मुमकिन ही नहीं था उस वक्त ये सब कुछ। तो एक वो चीज़ तो थी कि शुरू से वो माहौल तो देखा था। दूसरा मेरे ताया जो थे उनका सिंधी फिल्मों से ताल्लुक़ रहा, सिंधी फिल्मों की बका में उनका बड़ा काम रहा
उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े नाम थे, मुश्ताक चंगेज़ी साहब थे, बाबर सुल्तान थे, और साकी साहब, कमाली रानी साहब, और एहसन बरोही साहब, अली हसन साहब, ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने कराची इंडस्ट्री को आबाद रखा हुआ था। अच्छा। जब कराची की फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट होकर लाहौर चली गई थी, तो यहाँ सिर्फ सिंधी फिल्में रह गई थी, सिंधी या पश्तो। तो मेरे ताया उस वक्त जो है वो यहाँ पर निज़ाम शेख के नाम से किया करते थे काम। तो उन्होंने कुछ शुरू में कुछ उर्दू फिल्में भी की, थोड़ी बहुत इंतकाल हो गया उनका, तो कुछ वो माहौल बचपन से था। और उसके बाद जब मौका मिला तो फिर खुद जो है वो कुछ नहीं कर सका था, उसकी वजह ज़ाहिर है कि माशी हालात होते हैं। सही बात। लेकिन जब मौका मिला तो फिर मैंने कहा तो बस फिर आपने सारे झंडे गाड़ दिए। जब मैंने नापा ज्वाइन किया तो फिर उसके बाद मुझे वो अपना जॉब छोड़नी पड़ी। शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे थे मेरे, लेकिन वो मैंने सर्वाइव किया, बड़ी मेहनत की, बहुत मुश्किल से वो गुजरा। मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली हर जगह मेरे साथ रही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं वो। मेरा फैसला अच्छा था। वाकई फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप जो करना चाहते हैं वो आपको सपोर्ट करें और वो करने दें, क्योंकि वाकई शुरू का अरसा तो सबके लिए बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है, और उसमें फैमिली को समझाना कि नहीं आखिर में फिर कुछ अच्छा भी होगा, और वो उसके लिए इंतज़ार करना, वो उनका बड़ा बना। और उसमें जो ना मेरे घर वालों को ये चीज़ नहीं थी कि आखिर में अच्छा होगा। उन्होंने सिर्फ एक बात मुझे कही थी कि अगर तुम्हारी ये खुशी है तो कर लो। सही सही। लेकिन वो लोगों के जहन में ये था, होता है ना कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा इससे। लेकिन उन्होंने कहा अगर आपकी खुशी इसमें है तो आप कर लेंगे। तो मैंने फिर घर चलाया, मजदूरी भी की, सब कुछ किया, और साथ में पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई से मुराद मेरी है नाता की तरबियत। तो वो तो कोई पॉइंट ऐसा आता था जब आप कहते थे कि यार मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे कुछ नहीं हो सकता, मैं छोड़ के कुछ और शुरू कर देता हूँ? सब हुआ था ऐसा। जब नापा को 1 साल हो गया था और जॉब भी मेरी चली गई थी, सिर्फ इसी वजह से कि वो मुझे अलाउ नहीं करते थे, क्लास के लिए टाइम नहीं देते थे। तो उस वक्त मुझे फैसला करना पड़ा कि मुझे क्या करना है, मुझे इसे जारी रखना या छोड़ना। तो मैंने ये बात बहुत परेशान हुआ, कई दिन तक सोचता रहा। फिर मैंने जाकर ज़िया साहब से टाइम लिया और उनके पास बैठकर मैंने कहा कि सर मेरा मसला हल करें। सही। मैं बहुत परेशान। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे मसला है, अब मुझे फैसला करना है। तो उन्होंने कहा तुम छोड़ोगे नहीं, मैं कुछ करता हूँ। और उन्होंने फिर उस वक्त ये उनकी शफ़क़त कि उन्होंने मुझे उसी वक्त हमारी जूनियर फैकल्टी के नाम से उन्होंने एक नया शोबा इंट्रोड्यूस किया, और मुझे उन्होंने अपने पास रख लिया, और मुझे उन्होंने क्लासेस, खालिद साहब जो वॉइस की क्लास लेते थे उसकी एक्सरसाइजेस करवाने के लिए मुझे साथ में रख लिया, खालिद साहब की मदद के लिए। और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि इस तरह उन्होंने मेरी फ़ीस भी माफ़ की, और मुझे उन्होंने कुछ थोड़ा सा वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, जिससे मुझे बहुत मैं कहता हूँ ना जो भी कुछ है ये उनकी शफ़क़त है, उनकी मोहब्बत है, इन्हीं की वजह से हूँ, वरना मैं उस वक्त दिल बर्दाश्ता होकर चला जाता। और पता है मुझे ये पता लगा था कि उन्होंने ये बात मीटिंग में रखी थी फैकल्टी की, और उन सबका ये फैसला था कि नहीं ऐसा हो जाना चाहिए। सही। तो ये पढ़ाने का तजुर्बा कैसा रहा? पढ़ाने का तजुर्बा मैं खुद जो है वो शायद पढ़ते हुए नहीं सीखा, उतना जितना मैंने पढ़ाते हुए सीखा। वाकई पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। और फिर तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ता है, और फिर वो भी सब ख्याल रखकर जाना होता है कि आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको उसकी तैयारी के साथ जाना होता है। तो मैंने पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाते वक्त सीखा, और अब तक सीख रहा हूँ। जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये अब तो खैर आप टीवी पे भी बहुत माशाल्लाह ड्रामा में हमें नज़र आ रहे हैं, और एक से एक अच्छा जो भी ड्रामा है उसमें आपका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है, और अब तो फिल्मों की तरफ भी आप जा रहे हैं। तो फिल्मों वाला तजुर्बा कैसा रहा और टीवी वाला तजुर्बा कैसा रहा, एक-एक करके बताइए। हाँ, देखिए टीवी की तरफ तो जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हर आदमी अपनी पहचान चाहता है, तो वो पहचान आपको टीवी से ही मिलती है। बिल्कुल।
और दूसरा पैसे भी अच्छे मिले। सही। थिएटर तो जाहिर है कि कभी नहीं छोड़ा जा सकता, वो तो जन्मभूमि है। और दुनिया में मैंने देखा है कि जितने बड़े बड़े नाम उठाकर देख लें वो साल में एक बार थिएटर ज़रूर करते हैं, तो वो तो मैं हमेशा करूँगा। टेलीविज़न जो है वो एक तो आपको थोड़ा सा शनाख्त देता है, दूसरा ये कि आपकी थोड़ी सी जेब को बैलेंस रखता है, घर का चूल्हा चलता रहता है। और तीसरी बात ये कि फिल्म जो है फिल्म मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट का ख्वाब होता है कि अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखें। तो फिल्म के मौके तो बहुत सारे मिले, ये नामालूम अफराद से लेकर और फिर कराची से लाहौर और फिर माहिमीर, लेकिन उसके बाद फिर लाल कबूतर जो है वो काफ़ी उसने बूस्ट किया। और उसके बाद फिर अभी जो एक फिल्म जो घबराना नहीं है, हमारे एक दोस्त शाकिब खान कर रहे हैं, तो उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर किया है मैंने। एक आने वाली फिल्म आर्ट मूवी है वो जुगनू के नाम से, जामी आज़ाद फिल्म्स की, वो भी प्रोसेस में है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द नजर आएगी। ज़बरदस्त। और मैं तो देखती हूँ कि आप डबिंग के लिए भी काम कर रहे हैं। डबिंग भी बहुत बड़े बड़े अब आजकल जो टर्किश प्लेयर्स हो रहे हैं और उनकी जो डबिंग हो रही है उसमें भी आपका हिस्सा है। दूसरा जो है वो वेब सीरीज़ जो है वो आजकल उसका बड़ा मैंने ट्रेल्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा Z5 के लिए। पहला मैंने हीरोज़ के लिए किया था इनाया, उसके बाद Z5 के लिए ये किया, फिर एक और भी किया था जो मास्टरमाइंड के नाम से, वो अभी ऑन एयर नहीं हुआ। आजकल हसी वसन के साथ एक कर रहा हूँ घाव के नाम से, वो मेरा अहमद का लिखा हुआ है और वो बड़ी कास्ट के साथ है, बहुत अच्छा है और Z5 के लिए। और इसके अलावा भी एक हीरोज़ के लिए बुकिंग हो चुकी है, उसकी शूट अब शुरू होने वाली है, वो भी वेब सीरीज है। तो क्या एक्टर को कोई साइड बिजनेस करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये कब कुछ नहीं पता कि कब यहाँ से जो है वो इतना ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर कि उसके बाद कुछ नहीं पता चलता है कि कब आपका नंबर मतलब किसी को मिल जाता है या कोई हिट कर जाता है, तो फिर आप इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो कोई साइड बिजनेस हो तो आदमी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स रहता है, वो ज़रूर होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ज़रूर कोई साइड बिजनेस भी करूँगा। अच्छा, करूँगा बड़ा होकर सही। अच्छा, और ये जो मैंने तो अभी आपने तो डायरेक्शन भी दी है, तो थिएटर की डायरेक्शन भी आप करते रहे, तो वो कैसा आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी बताएं। डायरेक्टर तो बादशाह होता है तो डायरेक्शन तो करनी है मुझे, फ्यूचर में प्लान भी है, मैंने कुछ डायरेक्शन के सीरियल कर दिए और फिल्म कर। ज़बरदस्त फिल्म हो तो वो बहुत देखना चाहिए सब, पूरी कोशिश है इसमें इंशाल्लाह। बच्चों को अटेंड किया है मैंने और मेरे बेटे काम कर रहे हैं। जी, अब तो माशाल्लाह आपके दोनों बेटे काम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं बहुत सारे, दोनों काम कर रहे हैं और बड़ा उम्मीद हूँ मैं इंशाल्लाह उनसे बहुत जल्द वो अपना नाम बनाएंगे। डायरेक्शन, एक्टिंग, डबिंग और मेरे ख्याल से रेडियो भी कुछ ट्राई किया आपने? अरे वाह, तो रेडियो पे क्या किया? रेडियो पे कुछ ज़्यादा नहीं, एक छोटी मोटी स्टोरी जो है वो एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने करवाई थी, तो वो मैंने की थी, अच्छी हुई थी। अच्छा, पता नहीं उन्होंने चलाई नहीं चलाई। तो ये इन सारी चीज़ों में से आपको क्या पसंद है? डायरेक्शन, एक्टिंग, डबिंग, माशाल्लाह आप तो एड्स भी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, मज़ा किसमें आता है? कमर्शियल की तो क्वालिटी है, कमर्शियल में पैसे बहुत अच्छे हैं और काम बहुत कम करना पड़ता है, तो कमर्शियल तो तरजीह होती है। इवन ये कि आप टेलीविज़न पर भी हो, कहीं पर भी हो, वो कहते हैं कि कमर्शियल मिल रहा है ना तो हमें बता दीजिएगा, आपकी शूट हम नहीं रखेंगे उसमें तो वो तो सब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। कमर्शियल तो प्रायोरिटी होती है हर आर्टिस्ट की। उसके बाद जो मुझे जो ख़ास मज़ा आता है काम करने में वो डायरेक्शन है। अच्छा, सही। तो डायरेक्शन में ऐसा वक्त भी एक आया था जब से ऐसा पूरा एक बार फिर गया था और मैंने कहा था सर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। नहीं, आप एक्टिंग करें तो डायरेक्शन कर लेंगे, आप सही एक्टिंग करें ठीक है। तो फिर उन्होंने समझाया था मुझे
एक एक्टर जो है वो एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर के लिए एक्टर बनना मुश्किल होता है, लेकिन एक्टर डायरेक्टर बन सकता है। अच्छा, अभी तक आपने कोई विलन का रोल जो आपको बहुत पसंद आया हो खुद करने में? क्योंकि एक्टर का ये होता है कि मुझे विलन का रोल करना है, तो कोई किया है ऐसा अभी तक विलन का रोल या नहीं? एक विक्टोरिया फ्रांसिस के नाम से एक टेलीफिल्म थी। अच्छा। और वो गालिबन जश्न आज़ादी के लिए बनाई गई थी। उसमें एक कैरेक्टर हिंदू था। वो विलन मुझे बहुत पसंद था। बहुत अच्छा कैरेक्टर था, वो मैंने किया था। सही। और वो उसी पार्टीशन पर थी, उस करके मज़ा आया था। कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा आपको अभी तक का? किरदार पता है, वो आदमी जो भी किरदार करता है ना, वो तो अपने दिल से ही करता है, तो मन लगा के करता है। लेकिन पजीराई किस किरदार को मिलती है, असल में ये चीज़ मैं जो रखती है। तो मुझे जो मेरा दिल और दुश्मन का ये कैरेक्टर था खालिद का, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्लिक किया है उसने कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारते। अरे वाह। मुझे खालिद कहकर पुकारते हैं। यही फिर उसकी आपकी मतलब कामयाबी का यही पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे अल्लाह ताला ने बहुत 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 इज्जत दी, उसकी वजह से बहुत इज्जत दी है। मैं बड़ा मशकूर हूँ उसामा अली रज़ा का। उसामा ने जो है मुझे मौका दिया, और अभी परसों की बात है कि हम दोनों किसी जगह पर थे, मैं उसामा और ज़ाहिद अहमद। तो वहाँ एक साहब भागे हुए आए, उन्होंने जो है कैमरा निकाला। मैंने कहा शायद ये ज़ाहिद के साथ तस्वीर लेगा, तो उसने जो है तस्वीर मेरे साथ ली। अरे वाह। मैंने कहा यार इतने लोगों पे आप, खालिद साहब आपने तो कमाल हो रही है। मैंने कहा भाई ये कमाल जिसकी वजह से हुआ है वो ये आदमी है। उसामा मेरे साथ खड़ा था उस वक्त। असल चूँकि कैमरे के पीछे होते हैं, हम लोग कैमरे के आगे होते हैं, हालांकि कैरेक्टर उन्हीं का बनाया हुआ होता है, उन्हीं का बताया हुआ होता है। उस कैरेक्टर को माशाल्लाह मैं अभी पाकिस्तान का टूर करके आया हूँ। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ है, लोगों ने उसको देखा है, पसंद किया है, और मुझे लोगों ने बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया हर जगह। तो ये टेलीविज़न का जादू है। ज़बरदस्त। तो आप अभी नए आने वालों को क्या कहेंगे कि ये एक्टिंग क्या ऐसा कैरियर है कि हम इसको लेकर चल सकते हैं थ्रू आउट अपनी लाइफ, या हम इसके साथ कुछ और भी सीखें या एजुकेशन भी रखें साथ में? क्या आप क्या समझते हैं कि ये कैसे आप इसमें कामयाब, कोई मिली आपको कोई ऐसी सक्सेस की टिप के ये करने से आप बस ज़बरदस्त हो जाएंगे? नए आने वालों के लिए सबसे पहले तालीम बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें, उसके बाद आएँ और देखें अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी में हिम्मत नहीं है आपको रोकने की। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको हिम्मत हारनी नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ फिल्मों में होता है या ख्वाब में होता है कि आपको किसी ने देखा और कहा कि हमें आप ही की तलाश थी। आपको अपने आप को मनवाना होता है और फिर आप उनकी ज़रूरत बनते हैं। तो आप साबित कदमी से लगे रहें। बहुत मायूसियाँ मिलेंगी, बड़े लोग धिक्कारेंगे, आपको धोखे देंगे, आपसे वादे करके मुकर जाएंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप साबित कदम रहे तो एक वक्त आएगा जो आपका होगा। चलिए, इसी नोट पर अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त लेते हैं आप लोगों से। और हमें तो बहुत मज़ा आया इस पूरे इंटरव्यू में। मुझे तो बहुत सारी ऐसी भी बातें पता चली जो इससे पहले हमने नहीं सुनी है, की हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि अगली दफ़ा भी कोई और अच्छा और इंटरेस्टिंग इसी तरह जैसे आज के हमारे गेस्ट थे उनके साथ हम आपके सामने आए और ये सिलसिला हमारा चलता रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। हम तो वैसे इन्हें अकबर भाई कहते हैं और पूरे नैबा में अकबर भाई मशहूर है। मुझे ज़िया साहब भी अकबर भाई कहते हैं। लेकिन आज हम इस तरह आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और कुछ फॉर्मल कुछ इनफॉर्मल, लेकिन बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।